गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू NS Enlight's मॉर्निंग क्लास, जिसमें हम मेंस का एक आंसर रोज प्रैक्टिस करते हैं. सो टुडे इज द डे फॉर GS मेंस पेपर 3. तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इंटरेस्टिंग नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए. सो टुडे इज 29 जून. मॉर्निंग का क्लास हमारा डेली होता है. आप प्लीज़ हमको ज्वाइन कर सकते हैं 10 AM. दिस इज फॉर दिस क्लास. और 6 PM जो इवनिंग क्लास हमारा होता है उसमें हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं, राइट? So you can join us for both of the class. Okay, so चलिए देख लेते हैं. You can please join me on these handles as well, right? Facebook और ये Twitter, YouTube and Insta as well, right? चलिए. So today's question is about how the biotechnology improving the conditions of farmers in India. Critically analyze करना है हमको, right? क्रिटिकली एनालाइज मतलब इसके हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे. मेनली हमको फोकस करना पड़ेगा कि हमको इसको क्वेश्चन करना है इस चीज़ को, राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? ओके. एंड 250 वर्ड्स में मैं आपको बता दूंगी और 150 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन मुझे शाम तक लिखना है, राइट? और यू कैन टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं, राइट? देन ओनली आई कैन चेक दिस. ओके. सो चलिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रखेंगे हम. इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच हमारा रहेगा, हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, देन ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, राइट? बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं. देन हाईलाइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. कंक्लूजन हम इसको कंक्लूड कर देंगे. पॉजिटिवली हमको कंक्लूड करना होता है, राइट? पॉजिटिवली हमको इसको कंक्लूड करना है कि हमको फ्यूचरिस्टिक वे में रहते हुए और किसी भी चीज़ को, किसी भी डोमेन को हार्म ना करते हुए हमें ये बायोटेक्नोलॉजी फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? पहले तो हमको ये बॉडी में ही देख लेंगे कि ये सही है या गलत है. आपको इस क्वेश्चन के लिए बायोटेक्नोलॉजी जो कीवर्ड्स है हमारे, इनको पता होना चाहिए आपको पहले कि व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी, इसका बेसिक्स क्या है, कब शुरू हुआ, फार्मर्स के का क्या सिचुएशन है, राइट? और ये कैसे इम्पैक्ट करता है. चलिए देख लेते हैं इसको. So introduction में हम लिखेंगे the green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough for the growing population. It was achieved by improved crop varieties. ये देखिए जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 60s के टाइम पे हुआ था, 1960s में. उस टाइम पे हमारे जो HYV सीड्स आए थे, हमने आपको बार बार बताया कि उन सीड से जो इंडिया का नदर्न पार्ट्स में ली, वहाँ पे ये बेनिफिट हुआ था जो लैंड ओनर्स हैं, जो वहाँ के फार्मर्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज हेल्प ऑफ दिस HYV सीड्स. वो जो उनका जो ग्रोथ था, जो हमने हमारा क्रॉप्स थी, वहाँ पे मेनली क्रॉप्स थी हमारी वीट और पैडी दोनों को बेनिफिट हुआ, राइट? और ये दोनों क्रॉप्स जो हुई वे रातों रात इनका एटलीस्ट 3 times to 4 times इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो एक तरह से ये उस टाइम के लिए सूटेबल थी, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर द मेनली जो हमारा नदर्न इंडिया था, राइट? और किसी पार्ट में ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो अलग बात है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन तो रहा था कि उस टाइम पे 60s पे हमको बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ. बट अब जैसे जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस टाइम से 60s के टाइम से और अब 2020 में देखें तो पॉपुलेशन तो 3 times हो गई है ना इंडिया की, है ना? तो हमको ग्रोथ भी उससे कहीं ज़्यादा चाहिए. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में ग्रोथ थी, वो तो इंडिया के एक पार्ट में थी, बट ऐसा ही अब हमको ग्रोथ इंडिया के हर पार्ट में चाहिए, राइट? हाँ, इंडिया का जितना भी पार्ट है हमको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में ही हमको ऐसे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करना होगा अपने जो क्रॉप ग्रोइंग जो होता है, तभी हम हमारा जो पॉपुलेशन है हम उसको फीड कर पाएंगे, राइट? सो इट वॉज अचीव्ड बाय इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज. हमने बताया आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने जो क्रॉप वेराइटी है उसको इम्प्रूव कर दिया. ओके. बेटर मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस एंड एग्रो केमिकल्स, मतलब जो पेस्टिसाइड्स यूज हुए, जो फर्टिलाइजर्स यूज हुए, उनका यूज किया हमने ज़्यादा से ज़्यादा. उसका लैंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ा, वो अलग बात है, बट उससे हमारा प्रोडक्शन उस समय बहुत इंक्रीज हो गया था, राइट? और विच आर टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ऑफकोर्स अगर ये फार्मर्स कोई डेवलपिंग कंट्रीज का है, कोई असम से एक फार्मर है, उसको हम बोलेंगे कि आप ये पेस्टिसाइड्स खरीदिए, और एक पंजाब से फार्मर है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, राइट? दोनों, बिकॉज पंजाब इज अ काइंड ऑफ डेवलप्ड स्टेट, वो वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है और हाईली बेनिफिशियल है वहाँ के लोग के लिए, एक्सेप्ट कि आसाम में ऐसा नहीं है, राइट? सो असम के लोग वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. सेम विद द जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया और US में जो फार्म हो गया,
जो यूएस का फार्मिंग और इंडिया का फार्मिंग, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? सो दैट्स हाउ कि वहाँ के फार्मर तो इजीली फर्टिलाइजर गवर्नमेंट भी उनको दे देगी, फ्री में दे देती है कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए और ग्रोथ है अपना और इंक्रीज कीजिए, राइट? बट इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। सो उसका पूरा बर्डन हमारे फार्मर्स पे ही आता है। सो अनदर सस्टेनेबल सोल्यूशन लाइक बायोटेक्नोलॉजी वाज नीडेड विच कुड बी अफोर्डेड बाय ऑल एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी फार्मर। यस, अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमको जो HYV सीड्स चाहिए, जो हमको पेस्टिसाइड चाहिए, जो हमको फर्टिलाइजर चाहिए, हम वो तो हमको लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसमें मनी लगेगा, राइट? हम हमारे लिए उसका मनी होना चाहिए बेसिक्स। बट अगर ये नहीं है तब तक के लिए हम अपना ये बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अब बायोटेक्नोलॉजी आ गया कि इसको हम कैसे यूज़ करें। बायोटेक्नोलॉजी से हम तब तक इंक्रीज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी, जिससे हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे और फार्मर्स का जो वे ऑफ लिविंग है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने बताया ना कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द असम। ठीक है, ऐसे ही हम अपने पूरे ऑल ऑफ द इंडिया अगर हम चाहें तो अगर बायोटेक्नोलॉजी आ गया और वो इनको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो सब फार्मर्स जितने भी हैं सबका इक्वली बेनिफिट्स होगा, राइट? और ये सबके लिए बेनिफिट्स होगा। चलिए, बॉडी में क्या लिखेंगे? अंडर बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation recommended by DNA technology are called genetically modified organism, GMO. GMO technology has brought significant changes in agriculture areas related to it. अब हमने बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया कि इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। बायो मीन्स हम जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज हम प्लांट कोई ग्रो कर रहे हैं, सपोज हम कोई ऑर्गेनिज्म है, हम उसमें ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, तो हम, और सपोज अगर ह्यूमंस में ही हमको कोई डेवलपमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? तो वो कैसे पॉसिबल होता है? जब हम उसके जो जीन्स है, जो DNA है ह्यूमंस का, हम उसमें बेनिफिट करें, उसको हम इंक्रीज करें, उसको डेवलप करें, राइट? सो ये जो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप्स के लिए हम इसको यहाँ बात कर रहे हैं। तो क्रॉप्स के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो उस क्रॉप्स के लिए जो उगाने के लिए जो प्लांट होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगाई होता है, एनिमल्स होते हैं, जहाँ हमको ज़रूरत लगे तो उनके DNA में हम चेंज करके, मैनिपुलेट करके उनको अपने अकॉर्डिंग उसमें प्रोडक्शन में हम इंक्रीज कर सकते हैं। आपने सुना होगा BT ब्रिंजल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो ब्रिंजल है, इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, राइट? हमने उसको इतना हाईली वो मॉडिफाइड कर दिया है उस प्लांट को, ब्रिंजल के प्लांट को, कि उसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें कोई बेनिफिट, उसको हम लॉन्ग स्टोरेज, मतलब लॉन्ग स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। हम पहले जो एक सब्जी होती थी, जो फ्रूट होता था, मोस्टली 3 दिन में ख़राब हो जाता था, उसका शेल्फ लाइफ इतना ही होता था। हम उसको ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी दूसरे स्टेट में करते हैं, सपोज इंडिया नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर इतना लंबा है, अगर यहाँ तक यहाँ जाने में 2 दिन तो एटलीस्ट लग जाएंगे। तो सपोज अगर यहाँ से वो फ्रूट यहाँ जा रहा है तो यहाँ तक तो जाते जाते ख़राब हो जाएगा, है ना? तो अगर वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम उसका शेल्फ लाइफ अगर हम बढ़ा पा रहे हैं किसी सब्जी का, किसी फ्रूट का, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ये चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, जिनको इससे सब्सिडीज और ये सब देने में हेल्प होगा, राइट? और उनको जो इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का, राइट? तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या होगा। क्रॉप्स हैव बीन मेड मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, मतलब इसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम क्रॉप्स बना रहे हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट हो जाएंगी। क्रॉप, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, मतलब ये जब उनके साथ समस्याएं आती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, वहाँ पे सूखा पड़ गया, राइट? वहाँ पे ज़्यादा पानी बहुत खारा है ना? वहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, हीट बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट? सो ये सब चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये जो हमारी, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। सो द फार्मर्स डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द वेदर कंडीशंस एंड कैन हेल्प प्लांट्स अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो फार्मर्स इजीली जो एनवायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उनको अडेप्ट कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें चेंज कर सकता है, राइट? सो that's how it has reduced reliance on chemical pesticides, pest resistant crops, which is pocket friendly for the farmers and eco friendly for the consumer by eliminating harmful chemicals from the ecosystem. Okay,
सो इससे क्या होगा कि हम जो पेस्टिसाइड पे हमारा इतना डिपेंडेंस है कि हम बहुत ज़्यादा हर खेत में, आपने यूरिया का नाम सुना होगा, यूरिया हम यूज़ करते हैं कि खेत में इतना तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा उसके इक्वली हम उसमें यूरिया डाल देते हैं, राइट। तो वो हेल्थ के लिए कितना बैडली इम्पैक्ट होता है। अब वही हमारे फूड साइकिल में हमारी वो चीज़ें चलती रहती हैं, फिर हमारी इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन जनरेशन पे, राइट। सो इससे क्या होगा, जो बायोटेक्नोलॉजी हम पहले से ही उसका जो प्लांट का जो हेल्थ है वो पहले से इतना अच्छा कर देंगे कि उसमें कोई पेस्ट नहीं लगेगा, राइट। उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, हमने जैसे बताया आपको, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, उसमें लॉन्ग टर्म उसका जो शेल्फ लाइफ है वो हम बढ़ा देंगे। तो हमको उसमें पेस्ट यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा पैसा उल्टा इंक्रीज होगा, है ना। उसमें जो हमारी जो कॉस्ट होती थी जो क्रॉप के लिए वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा फार्मर्स के लिए, इको फ्रेंडली होगा ऑफ कोर्स, अगर उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, खराब चीजें यूज नहीं करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सो कंज्यूमर के लिए एंड बाय द एंड ऑफ द किसके लिए यूज हम जो चीजें करते हैं, सपोज हम पैडी उगा रहे हैं तो एंड ऑफ द डे वो पैडी हमको कंज्यूमर को बेचना है ना। तो अगर पैडी में इतने ज्यादा आपका पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज हुआ है तो ऑफकोर्स वो कंज्यूमर को हार्म करेगा फॉर द सम हाउ। और ये लेटर ऑन ये अगर कंज्यूमर इसको लेता है जो बायो टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव्ड जो जीएम मोडिफाइड अगर कोई प्लांट है तो वो कंज्यूमर की हेल्थ को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। अब देख लेते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद लॉसेस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग क्रॉप्स एबिलिटीज टू विथस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन पीरियड। हमने बताया ना कि अगर जो चीज़ 2 दिन में पहुंचती थी तब खराब हो जाती थी, अगर वो उसको 5 दिन भी लग रहे हैं तो भी वो परफेक्ट है, तो वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी तो उसको बेनिफिट हो गया। द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय इट। ये देखो जो एफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स की कि वो जो मिनरल्स है मिट्टी से वो कितना सक कर रहा है और कितना ज़्यादा मिनरल्स उसमें आ रहे हैं उससे, अगर हम उसको जीएम मॉडिफाइड कर देते हैं उस प्लांट को तो दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब ये जो सॉइल ज़्यादा जल्दी वो हो जाती है, बंजर हो जाती हैं, वो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो द पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम फॉर इक्वली गुड यील्ड्स। ये देखो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे बुरा इम्पैक्ट इसका पड़ा है तो लैंड पे पड़ा है। लैंड का जो डिप्रिसिएशन हुआ है सबके बाद मतलब उनकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है धीरे धीरे करके। वो इतना ज़्यादा उस पर हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया, इतना ज़्यादा HYV सीड यूज़ किया कि एक टॉलरेंस लेवल जो होता है लैंड का वो खत्म हो गया, राइट। फिर लैंड होगी ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, मतलब वहाँ पे नमक ज़्यादा हो गया, मतलब वो खराब हो गई और लैंड इतनी उपजाऊ नहीं रही जितनी पहले रहती थी, राइट। आपको पता है ना NPK जो एक प्रॉपर बैलेंस होता है किसी भी सॉइल का, मतलब पोटाश होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए, और ये तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उसमें बैलेंस जो उसका खराब हो गया लैंड का, राइट। सो अब बायोटेक्नोलॉजी से ये सब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। इट हैज़ एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड लाइक विटामिन A इनरिच्ड राइस। मतलब जो विटामिन जो मिनरल्स है न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी उन चीज़ों की इंक्रीज हो रही है, तो और क्या चाहिए हमको, राइट। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है और सिर्फ DNA की हेल्प से हम एक बार हमको काम करना है, वही बीज अगर हम डाल देंगे तो सब में बेनिफिट होगा। विच इंक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्रॉफिटेटिंग द फार्मर्स एंड इम्प्रूव्स द ह्यूमन हेल्थ ऑफ कोर्स, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया। प्लांट्स डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी नेचुरली रेजिस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, वीड प्लांट्स एंड डिजीजेज, सो देयर इज नो लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू दीज रीजन लाइक BT क्रॉप्स। BT कॉटन हो गया, BT ब्रिंजल हो गया, मतलब ये वही क्रॉप्स हैं जिनकी वजह से अगर कोई इनमें पेस्ट नहीं लगेगा, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। कोई वीड मतलब खरपतवार नहीं होगा उसमें। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, जो अननीडेड प्लांट्स होते हैं, उनको वो प्लांट्स हम रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आर बेनिफिशियल। In addition, it has been to create tailor-made plans to supply alternative resources to industries. बिल्कुल टेलर मेड हम प्लांट्स बना सकते हैं, हम अपन उनको फैक्ट्रीज में वो प्लांट्स बना सकते हैं और वो भेज सकते हैं कि, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे हमारे लिए। तो एक टाइम आ जाएगा जब ये कम्प्लीटली हम बायोटेक हो जाएंगे तो वो जो प्लांट्स हैं हम वो बजाय हम मिट्टी में उगाने के वो हम फैक्ट्रीज में उगाने लग जाएंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूट्रिशियस भी होंगे, राइट। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचेस, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, मतलब इनकी तरह जैसे दवाइयाँ बनती है वैसे ही। Which can boost the agricultural industrial relation uplifting farmers. Yes, so डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी डायरेक्ट फार्मर्स से अटैच हो जाएंगी ही, ठीक नहीं। अगर हम फार्मर्स कोई बीज ले रहा है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्ट करेगा, वहाँ पे डायरेक्ट कोई पौधा बन रहा है वहीं से डायरेक्ट खेत में जा रहा है, तो ऑफकोर्स फार्मर्स को उससे बेनिफिट होगा, दोनों का लिंक अब बढ़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता है फार्मर्स के बीच में मिडिल मैन आ जाता है, मिडिल मैन वाली चीज़ नहीं रहेगी, राइट।
However, there are concerns that genetically modified crops may transfer genetic material into natural unmodified plants. ये देखो, ये कुछ इश्यूज हैं जो मे बी अराइज हो सकते हैं कि अगर वो जेनेटिकली हमने मॉडिफाई कर दिया तो वो अनमॉडिफाइड प्लांट्स में वो जो चीज़ें हैं, जो जेनेटिक जो उसमें इम्प्रूवमेंट किया है वो चला जाएगा. फॉर इंस्टेंस अ क्रॉप that is herbicide resistant may transfer some of its trait to a weed. ठीक है, जैसे कि कोई क्रॉप है, जैसे हम गेहूं उगाते हैं उसके साथ हमारा एक वीड भी उग रहा है, ठीक है, तो उस वीड में वो चीज चला जाएगा तो विच वुड रिजल्ट इन अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड. मतलब वो जो वीड है अब उसमें भी वो क्वालिटी आने लग जाएगी. ठीक है, तो ये भी हमको देखना होगा. ये थोड़ा सा एक इशू है कि जो हम प्लांट में सपोज अगर हम वो दे रहे हैं तो उसके बगल में अगर कोई वीड है तो उस वीड में भी वो जो क्वालिटी है जीएम मॉडिफाइंग वो आ जाएगी. तो वीड कहीं वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, उसका प्रोडक्शन भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए. तो ये हमारा एक इसके साथ एक कंसर्न रहेगा. ठीक है, genetically modified crops have higher yield and the overproduction may lead to the market instability. ठीक है, तो ये क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा. अब क्या ये हो जाएगा कि मार्केट इनस्टेबल हो जाएगा. मतलब किसी चीज़ का सप्लाई अगर ज़्यादा होगा किसी चीज़ का और डिमांड अगर कम होगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बहुत सस्ता हो जाएगा, है ना, आपने पढ़ा है. तो ये प्राइस इतना कम होने के बाद वो मार्केट एकदम इनस्टेबल हो जाएगा, वो एकदम चीज़ें वेस्ट जाने लग जाएंगी, राइट. सो ये भी प्रॉब्लम एक हो सकता है. रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट इनकम रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज हमारे पास इतना वो एक्सेस में हो जाएगा तो वो उसका इनकम नहीं रहेगा. फिर फ्यूअर प्रोडक्ट वेराइटीज एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का वेराइटीज है वो बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम प्रोडक्ट्स का वेराइटी जो हम उसको रख पाएंगे बिकॉज इतना एक्सेस में उसका ओवर प्रोडक्शन होने लग जाएगा. तो वो हम उसको मेंटेन करना शायद मुश्किल हो जाए इंडिया जैसे देश के लिए, डेवलपिंग कंट्री. ओके, ये ध्यान रखिए. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. हम देख लेते हैं. द बेनिफिट्स ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी आर स्पेशली मीनिंगफुल एट द टाइम when a global population is growing and our demand for food is increasing. हमारा दिन ब दिन जो खाने के लिए डिमांड बढ़ रहा है और हमारी जो पॉपुलेशन भी उसके साथ इंक्रीजिंग हो रही है, उसके साथ लिए हमारा जो प्रोपोर्शन है वो ख़राब हो जाएगा बिकॉज दोनों को जो डिमांड प्रोडक्शन जो चाहिए वो बहुत तेज़ ज़्यादा उससे ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, राइट, पॉपुलेशन से. तब उनका हमारा पेट भरेगा जितना भी पॉपुलेशन है. और जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है और हंगर का जो प्रॉब्लम, मैल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम, तभी हम उसको दूर कर पाएंगे, राइट. मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ कोर्स. However, it should be kept in mind that the long-term consequences of the genetic modification are still unknown, so the technology should be used cautiously. मतलब जो इसके यूज़ है, कॉन्सिक्वेंसेज है, मे भी थोड़ा गलत हो सकता है हमारे लिए अगर हम इसको एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, कॉशियस रहना चाहिए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे. सो ठीक है, आज हमने 29 जून का हमारा मॉर्निंग का क्लास हमारा पूरा हो गया है. तो इसमें हमने आज पेपर 3 डिस्कस किया है, कल हम पेपर 4 डिस्कस करेंगे. सेम लाइक दैट हमारा रोटेशन में ऐसे ही चलता रहेगा. और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई चैनल और यूट्यूब पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे. आप सब पे मुझे फॉलो कीजिए और फॉलोअर्स बढ़ाइए, लाइक्स दीजिए. थैंक यू सो मच.